हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज की इस वीडियो में मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस करा है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। और जनरली जो आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस मैंने आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करा है फॉर योर अपकमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। सो मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जो है, इस यूनिवर्सिटी ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज कर दिया है। और एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप करने के लिए मैंने लिंक भी आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है, वहां से डायरेक्टली आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। और इस यूनिवर्सिटी पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वगैरह मैंने वहां पर बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। अब उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस यूनिवर्सिटी ने अपने एग्जामिनेशन डेट अभी तक रिलीज नहीं करी है, लेकिन पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो पेपर पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से होगा कि आपका पेपर दो सेक्शंस में डिवाइड होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में आपको 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड एंड 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। एंड सेक्शन बी में आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं, सेक्शन ए में जो 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क दिया जाता है। इस तरीके से आपका 50 मार्क्स का रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है। तो मैं आपको बता दूं, रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हमने आपको एक कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रखा है, जिसमें हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर्स जो है, वीडियो लेक्चर्स हमने हिंदी में भी बनाया रखा है एज वेल एज इन इंग्लिश। तो वीडियो लेक्चर्स हम आपको थ्योरी वीडियो लेक्चर्स एज वेल एज एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। देन नोट्स में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर रखा है। और याद रखिएगा, नोट्स में हमने जब आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके सिनॉप्सिस से रिलेटेड या फिर आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, सो उस नॉलेज को हमने नोट्स में कवर कर रखा है। याद रखिए, इंटरव्यू के लिए आपके नोट्स ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है। एंड फाइनली 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ, और उसी के साथ साथ हम आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इतना भी रिसर्च मेथोडोलॉजी का प्रिपरेशन करते हो हमारे इस कंटेंट से, मैं आपको गारंटी देती हूँ आपका इजीली सिलेक्शन होने वाला है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। तो आपको जल्द से जल्द आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो हमारे इस कोर्स को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, याद रखिएगा, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, वहां से आप डायरेक्टली हमारे ऐप के थ्रू स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, फुल सिलेबस नोट्स, मॉक टेस्ट एंड 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ द लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आप हमारा ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट फॉलो करते हो, तो आपको कई और से रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रिसर्च मेथोडोलॉजी की सारी गारंटी हमारी होगी, हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए प्रिपेयर करवाएंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी को हमारे कोर्स के थ्रू कैसे प्रिपेयर करना है, कि हमारे जो नोट्स है और मॉक टेस्ट है उसको आप 1 वीक में कवर कर लीजिए। और ये जो 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ है, ये आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले और इवन आप आपके एग्जाम के 2 to 3 आवर्स पहले भी अगर आप इसको एक बार रीड कर चले जाते हो, तो ये आपका रिवीजन का काम आ जाएगा। सो 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ में हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे हैं। और हम आपको गारंटी देते हैं, इसी पीडीएफ से आपको एग्जाम में 10 to 12 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाएंगे। और कई स्टूडेंट्स का हमारा फीडबैक भी है कि उनको उनके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में इसी पीडीएफ से 10 to 15 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए थे। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने आपको बता दिया, रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन आप 1 वीक में ही कवर कर सकते हो, ताकि आपका जो बचा हुआ टाइम है वो आप आपका सेक्शन बी, जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, उस पर स्पेंड कर सकते हो। अगर आपके पास सेक्शन बी का स्टडी मटेरियल नहीं है, तो हम सेक्शन बी का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। सो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करना है। एंड फी फॉर द कोर्स इज जस्ट 499। एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। What kind of questions are designed to permit a free response from the subject but do not provide or suggest any structure for the respondent's reply? किस प्रकार के प्रश्न विषय से मुक्त प्रत्येका की अनुमति देने के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन उत्तरदाताओं के उत्तर के लिए
कोई संरचना प्रदान या सुझाव नहीं देते हैं। सो इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है और इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस यानी ऐसे प्रकार के प्रश्न जिसमें जो रिस्पोंडेंट है वो फ्रीली रिस्पॉन्स कर सकते हैं और जो क्वेश्चंस होते हैं जो प्रश्न होंगे आपके वो स्ट्रक्चर नहीं होंगे, यानी इसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे जो रिस्पोंडेंट क्वेश्चंस का आंसर करते हैं वो जो प्रश्न होते हैं जो उनके उत्तर होंगे उस प्रश्न के जो उत्तर होंगे वो संरचना या सुझाव नहीं देते हैं। तो याद रखिएगा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस यानी विस्तृत जवाब वाले प्रश्न। अब इस क्वेश्चन को हम और डिटेल में पढ़ते हैं और डिटेल में देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है। जैसे मान लीजिए एक शोधकर्ता है जो रिसर्चर है, जिसे हम रिसर्चर कहते हैं। रिसर्चर को लोगों से कुछ रिस्पॉन्स कलेक्ट करना है, यानी जो रिसर्चर है जो शोध करता है उनको अपनी जनसंख्या में से कुछ लोगों का रिस्पॉन्स लेना है। सो यहाँ पर रिसर्चर को कुछ रिस्पॉन्स लेना है। यहाँ पर लोग जो है ये सब्जेक्टिव फॉर्म में रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप आपके एग्जाम में मान लीजिए कोई पेपर लिख रहे हो, उसमें आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें आप सब्जेक्टिव फॉर्म में आंसर लिखते हैं, जिसमें आपको एमसीक्यूज नहीं पूछा जाता है बल्कि आप आपके ओपिनियन आगे रख सकते हो उस क्वेश्चन के आंसर में, यानी उस प्रश्न के उत्तर में। अब बता रहे हैं यहाँ पर हमें जो रिस्पोंडेंट है सब्जेक्टिव फॉर्म में आंसर करेगा, यानी लॉन्ग आंसर करेगा उस प्रश्न का, और यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है क्वेश्चन का, यानी क्वेश्चन का कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, यानी कि आपको कोई पर्टिकुलर एक ही आंसर राइट होगा ऐसा नहीं कह सकते हम। यानी जैसे एमसीक्यूज टाइप, जैसे मान लीजिए जो अब मैं आपको ये क्वेश्चन बता रही हूँ इसमें ये हमारा एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही आंसर मार्क करना होता है जो कि आपके करेक्ट आंसर होगा, उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर क्वेश्चन। और जो अनस्ट्रक्चर क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप आपके ओपिनियन आगे रख सकते हैं, आपके चॉइस आगे रख सकते हैं, आपके वर्ड ऑफ चॉइस आगे रख सकते हैं, आपको जो लगता है आपकी जो इच्छा है आप वो आगे बता सकते हो। सो वो कौन से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो होते हैं आपके ओपन एंडेड क्वेश्चंस। सो ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आप आपके जो रिप्लाई होते हैं, जो रिस्पोंडेंट का रिस्पॉन्स होता है फ्रीली रिप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी फिल्म का आपको रिव्यू देना है, अब कोई रिसर्चर है कोई फिल्म का रिव्यू ले रहा है, तो यहाँ पर अगर फिल्म का रिव्यू कुछ इस तरीके से है कि मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जा रहा है कि उस फिल्म में आपको उस फिल्म की क्वालिटी कैसे लगी, एक्ट्रेस की एक्टिंग कैसे थी, तो आप यस नो फॉर्म में तो आंसर नहीं दे सकते, आप उसको डिस्क्राइब करोगे, आप उसको बताओगे कि इस एक्टर की एक्टिंग अच्छी थी, ये क्वालिटी और अच्छी हो सकती थी पिक्चर की, और एक्शन सीन्स ऐसे थे, ऐसे होने चाहिए थे। तो यहाँ पर आप आपकी ओपिनियन को आगे रखते हो, तो उसे हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसी तरीके से ऑप्शन बी क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, याद रखिएगा क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आपके स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से आपको एक ही ऑप्शन को राइट करना होता है, एक ही ऑप्शन को चुनना होता है जो कि सही है। उसी तरीके से फिक्स्ड ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस, तो फिक्स्ड ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस भी क्या होते हैं, एक ही आंसर उसमें राइट होता है और एक रॉन्ग हो जाएगा। सो एक ही आंसर जब राइट होता है फिक्स्ड है, फिक्स्ड ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस, यानी ये यहाँ पर स्ट्रक्चर क्वेश्चन है, लेकिन हमें नॉट स्ट्रक्चर पूछ रहा है क्वेश्चन में। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी और सी दोनों भी इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एग्जांपल दिया था, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपके ये स्ट्रक्चर क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ये भी गलत हो जाएगा। और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए ओपन एंडेड क्वेश्चन, विस्तृत जवाब वाले प्रश्न। अगला प्रश्न, द टर्म आईसीटी वॉज कॉइन्ड बाय। आईसीटी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था। इस प्रश्न में हमें पता लगाना है आईसीटी इस शब्द को, इस टर्म को किस साइंटिस्ट ने गढ़ा था, यानी आईसीटी इस टर्म को किस साइंटिस्ट ने लॉन्च किया था ये टर्म। तो याद रखिएगा आईसीटी इस टर्म को जिम डोम्सिक इस साइंटिस्ट ने ये टर्म को लॉन्च किया था और कॉइन किया था इन द ईयर 1981। 1981 में जिम डोम्सिक ने इस टर्म को कॉइन किया था। और याद रखना है आपको आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब आईसीटी इस टर्म को क्यों लॉन्च करा गया, इसके यूज क्या है, आईसीटी होता क्या है।
आईसीटी जैसे इंफॉर्मेशन यानी हर टाइप की आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है थ्रू इंटरनेट और सेल फोन्स पर, कंप्यूटर्स पर, आपके लैपटॉप्स पर। उसी तरीके से कम्युनिकेशन यानी जिससे हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं इजीली। आईसीटी एक ऐसा टूल है जिसके वजह से हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया है। इसके वजह से कम्युनिकेशन फास्टर हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम क्या हो सकती है, जैसे कोविड हमारे लिए एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो ऑल ओवर वर्ल्ड में वो डिसीज आई थी, जिसकी वजह से जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इजीली कम्युनिकेट किया दूसरी कंट्रीज से, और उसका हमने जो सोल्यूशन है वो फास्ट वे से फाइंड आउट कर लिया थ्रू आईसीटी की हेल्प से ही ये हो पाया। याद रखिएगा, आईसीटी का एग्जाम में आपको यूजेस पूछा जाता है, आईसीटी किसने कॉइन किया था ये भी एग्जाम पूछा जाता है, सॉरी ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, जैसे आपको ये 2016 में पूछा गया। देन उसके बाद आपको ये भी पूछा जाता है कि आईसीटी का यूज क्या है, आईसीटी का मतलब क्या होता है। जैसे आईसीटी क्या होता है, जो हम इंटरनेट, वायरलेस नेटवर्क, सेल फोन, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सोशल नेटवर्किंग, एजुकेशन और टेलीफोन और यू कैन से मार्केटिंग, इन सारे सब ये सारे जो फील्ड्स है, ये सारे जो सोर्सेज है, इन सारे सोर्सेज में आप आईसीटी का ही यूज कर चीजों को डेवलप करते हो। और जैसे कि हम मेडिकल फील्ड में भी आईसीटी का ज्यादातर यूज करते हैं किसी डिसीज को डायग्नोस करने के लिए। ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। आईसीटी का यूज क्या होता है, आईसीटी की डेफिनेशन क्या होती है, तो आपको याद रखना है आईसीटी की डेफिनेशन तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो फुल फॉर्म है। डेफिनेशन उसकी आपको अच्छी तरीके से एक बार रीड कर लेना है, जिसमें आपको सारे सोर्सेज के थ्रू आईसीटी हेल्प करता है। ये सारे यूजेस आपको एक बार ही पढ़ लेना है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और याद रखिएगा, टर्म ICT was coined by Jim Domsick in the year 1981। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिम डॉम्सिक। अगला प्रश्न, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ, किस मामले में परिकल्पना परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दिए गए विकल्प में से, दिए गए टाइप ऑफ रिसर्च में से, दिए गए डिफरेंट प्रकार के अनुसंधान में से कौन से एक ऐसी अनुसंधान है जिसमें आप आपकी जो परिकल्पना होती है उसका परीक्षण नहीं करते हो। मतलब दिए गए ऑप्शंस में से कौन से एक ऐसे रिसर्च है, कौन से ऐसे टाइप ऑफ रिसर्च है जिसमें आप हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते और हाइपोथेसिस टेस्टिंग उस केस में रिक्वायर्ड नहीं होती है। याद रखिए, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस यानी आपकी परिकल्पना होती क्या है। तो हाइपोथेसिस क्या होता है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है आपका। हाइपोथेसिस आपका एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। टेंटेटिव मतलब कुछ समय के लिए आप मान लेते हो कि ऐसा करने से हो सकता है ऐसा हो। ये होता है आपका टेंटेटिव स्टेटमेंट, जिसमें आप आपके अनुमान लगाते हो, आप कुछ भविष्यवाणी करते हो, उसी को हम कहते हैं परिकल्पना। परिकल्पना का मतलब होता है आप आपके नॉलेज के बेसिस पर आप कोई चीजों पर, कुछ फिनोमेना पर भविष्यवाणी करो और उसी भविष्यवाणी को आप आपके जो शोध होती है, आप आपकी जो अनुसंधान होती है उसमें उसका परीक्षण करते हो, उसी को हम कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग कौन से रिसर्च में नहीं की जाती है, वो होती है आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसे हम कहते हैं वर्णनात्मक अनुसंधान। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यानी वर्णनात्मक अनुसंधान ये होती क्या है। याद रखिएगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमारे पास जो फेनोमेना होता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फेनोमेना होता है, ऑलरेडी हमारे पास एक फेनोमेना अवेलेबल होता है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रेजेंट होती है। उसी फेनोमेना को हम एनालाइज कर उसको एज इट इज डिस्क्राइब करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमारे पास फेनोमेना ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, उस फेनोमेना में जब हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसी इंफॉर्मेशन को हमको एनालाइज करना होता है और हमें उसे एज इट इज डिस्क्राइब करना होता है। इसी को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें बस जो दिया गया है फेनोमेना उसको एनालाइज कर एज इट इज उसको लिखना है, एज इट इज उसको डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पर आपको हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आप कोई टेस्टिंग ही नहीं करते, आप कोई चीजों को टेस्ट नहीं करते, आप कोई चीजों का कुछ नया फाइंड आउट नहीं करते, बल्कि जो दिया गया है उसी को डिस्क्राइब करने के लिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज करा जाता है। तो याद रखिए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है जिसमें आप आपके हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हो, यानी वर्णनात्मक अनुसंधान एक ऐसी अनुसंधान होती है जिसमें आपकी जो परिकल्पना होती है उसका परीक्षण
नहीं करते हो। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है, जो बचे हुए विकल्प है, उन्हें भी हम एक एक बार देख लेते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, जिसमें आप कोई दो वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हो, यानी कारण एंड प्रभाव देखते हो दो चरों के बीच में, जो कि होते हैं आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसा अफेक्ट कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, ये आप देखते हो। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में याद रखिए, आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप मैनिपुलेट करते हो, यानी हेर फेर कर सकते हो उसमें और कुछ चेंजेस कर सकते हो, ये देखने के लिए कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका कैसा प्रभाव दिखा रहा है, यानी कैसे चेंजेस दिखा रहा है, उसका कैसे इफेक्ट दिखा रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल पर। सो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, उसको आप रैंडमली असाइन कर सकते हो, आप कम ज्यादा कर सकते हो, ये आपके पास है, आप किसी भी तरीके से चूज कर सकते हो। आपका पर्टिकुलर यही नहीं रहता है कि आप मैं यही टर्म लूंगी, यही लोगों को लेकर टेस्ट करूंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप रैंडमली लोगों को असाइन करते हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हो। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हो डिपेंडेंट वेरिएबल पर, यानी आप यहाँ पर हाइपोथेसिस, जनरली आपकी हाइपोथेसिस को ही आप टेस्ट करते हो। आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में देखते हो कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप ये देखोगे कि एक प्लांट है, उसकी ग्रोथ कैसी होगी अगर मैं इसको वाटर दूंगी तो। ओके, वाटर देने से प्लांट की ग्रोथ कैसी हो रही है। तो यहाँ पर आप गेस कर रहे हो, यहाँ पर आप आपके अनुमान लगा रहे हो, आप आपकी भविष्यवाणी कर रहे हो कि हो सकता है अगर मैं ज्यादा वाटर दूं तो हो सकता है इस प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो। सो ये होती है आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब दूसरा ऑप्शन है आपका एक्सपोज फैक्टो। एक्सपोज फैक्टो रिसर्च क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि एक्सपोज फैक्टो रिसर्च को हम कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहते हैं। ओके, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को हम एक्सपोज फैक्टर रिसर्च को हम कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं, जिसमें हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं, अगेन हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर कैसा हो रहा है। लेकिन कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक्सपोज फैक्टर रिसर्च में हम जो भी फेनोमेना हैपन हो जाता है उसके बाद उस पर स्टडी करते हैं। जैसे कोविड डिसीज हो गई, फिर रिसर्चर ने उसके बाद वो डिसीज होने के बाद उस फेनोमेना पर स्टडी की, यानी एक फैक्टर हैपन हो गया, कुछ हैपन हो गया, उसके बाद कुछ इंसिडेंट हैपन हो गया, उसके बाद उस पर रिसर्च की जा रही है, उसे हम कहते हैं एक्सपोज फैक्टर और कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसमें आप आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ना ही मैनिपुलेट करते हो ना ही रैंडमली असाइन करते हो, लेकिन इसमें भी आप आपके हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए एंड सी, यानी विकल्प ए एंड विकल्प सी इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा, और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और वर्णनात्मक अनुसंधान। अगला प्रश्न, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, सहसंबंध का गुणांक स्वतंत्र है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किस चीज पर डिपेंड नहीं करता है। इंडिपेंडेंट यानी किस चीज पर डिपेंड नहीं करता है, किसी पर डिपेंड नहीं करता है, वो कौन होता है, वो किस ऑप्शन में हमें दिया गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किस चीज पर डिपेंड नहीं करता है। सो याद रखिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये होता क्या है। सो कोरिलेशनल रिसर्च में कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। सो याद रखिएगा, इस साइंटिस्ट ने इस कोएफिशिएंट को दिया था जिसका नाम है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। एग्जाम में इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये किस साइंटिस्ट ने दिया था इस कोएफिशिएंट। सो याद रखिएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। अब कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट होता क्या है कोरिलेशन रिसर्च में। सो याद रखिएगा, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू आपकी -1 से +1 के बीच में लाई करती है। अगर आपके कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 आ रही है, दैट मीन्स आपके जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स के बीच में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। और अगर आपके जो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट है उनकी वैल्यू +1 है, सो याद रखिएगा उस केस में आपके जो वेरिएबल्स है, आपके चर है, चरों के बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, और 0 का मतलब होता है कि कोई रिलेशन नहीं होता है। सो ये होते हैं आपके कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट जिसके वैल्यूज -1 से +1 के बीच में लाई करती है। अब याद रखिएगा, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट जिसे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं। सो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला आपको पहले पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो ये होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला आता है, इसे हम कहते हैं सबमिशन। ये आपके ऑब्जर्वेशंस होंगे, और ये आपके xi और yi ये आपके ऑब्जर्वेशन होते हैं। सो x ये आपका फर्स्ट वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि दो वेरिएबल्स के बीच में हम कोरिलेशनल रिसर्च में संबंध देखते हैं, उनके बीच में कैसा रिलेशन है। सो xi जो होता है आपका, ये फर्स्ट वेरिएबल हो गया, और yi ये आपका हो जाएगा सेकेंड वेरिएबल। ऐसे
दो वेरिएबल होते हैं कोरिलेशन रिसर्च में और उनके बीच में आप संबंध देखते हो। तो ये पता चल गया आपको xi और yi क्या होता है। अब नेक्स्ट टर्म हमें दिया गया है, नेक्स्ट लेटर x बार y बार, नेक्स्ट वेरिएबल हमें दिया गया x बार y बार। सो x बार और y बार क्या होता है, ये होता है आपके मीन। अब आपने कुछ मान लीजिए सैंपल से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल लिया, उनकी हाइट निकाल लिया, हाइट का आप मीन देखोगे और बताओगे कि इस पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन है उसमें ज्यादातर लोगों की हाइट क्या होती है, तो ये हो गया आपका मीन। सो बार जब भी आ गया मतलब ये मीन हो जाएगा आपका, और एक्स आई मतलब ये फर्स्ट वेरिएबल के ऑब्जर्वेशन यानी फर्स्ट वेरिएबल का आपने जो भी डेटा कलेक्ट करा वो होता है, और वाई आई मतलब सेकंड वेरिएबल का आपने जो भी डेटा कलेक्ट करेगा वो हो जाएगा आपका वाई आई। ये हो गया आपका। अब ये साइन क्या होती है, इसे हम कहते हैं सबमिशन, जिसका मतलब होता है एडिशन। सबमिशन का मतलब होता है एडिशन, ये हमें पता चल गया। अब यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। अगर हम चेंज करते हैं अपने ओरिजिन में और स्केल में कुछ चेंज करते हैं तो क्या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, इससे कोई डिपेंड नहीं करता है इन चीजों पर। सो यस, याद रखिएगा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ना ही आपके चेंज ऑफ स्केल में और ना ही चेंज ऑफ ओरिजिन से डिपेंड करता है, इन दोनों से इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप स्केल में भी कोई चेंज कर लो या फिर ओरिजिन में भी कुछ चेंज कर लो, आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसको कुछ उस पर अफेक्ट नहीं होता है, ये इन दोनों से इंडिपेंडेंट होता है। अब किस तरीके से, अब मान लीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर लिया। अब कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आपने उस इंफॉर्मेशन को प्लॉट कर दिया कुछ ग्राफ में। अब ग्राफ में प्लॉट करने के बाद आपने पहले वेरिएबल का मान लीजिए कुछ, यहाँ पर आपके ओरिजिन के पास 10 वैल्यू आ रही है, 20 वैल्यू आ रही है। अब मैंने क्या किया, मैंने जो ओरिजिन था इस 10 को मैंने थोड़ा मूव कर लिया, तो 10 यहाँ पर आ जाएगा मेरा, 20 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो, यहाँ पर हमारे जो फॉर्मूला है इसमें माइनस दिया गया है हमें। जब मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करूंगी और मैं माइनस करूंगी तो ये ऑलरेडी इसी जगह पर मेरी वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे कि देख रहे हो आप, कुछ चेंजेस ही नहीं होगा, यानी आपके जो ओरिजिन है ओरिजिन से कुछ चेंज नहीं हो रहा है, जितना गैप है उतना ही गैप रह रहा है आपका। दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है इसमें जो ओरिजिन वैल्यू होती है इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है आपका। सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इंडिपेंडेंट होता है आपका ओरिजिन से। अब स्केल देखते हैं। अब स्केल मान लीजिए यहाँ पर आपकी 10 है, स्केल 10 है, मैंने इसको बढ़ा दिया उस स्केल को। जैसे हम कोई चीज कभी हमें हमारे आय से नहीं दिखती तो हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो हम क्या करते हैं उसका स्केल बढ़ा देते हैं। सो उस केस में मैंने मान लीजिए यहाँ पर मैंने स्केल बढ़ा दिया, ये 10 को मैंने ले लिया 10 के ले लिया। अब मैं अगर यहाँ पर हर जगह 10 के और 20 के डाल दूंगी, अब यहाँ पर 10 के मान लीजिए और यहाँ पर 20 के, तो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो यहाँ पर मेरा जो k है ये कांस्टेंट k है मान लीजिए। तो ये मैं इसको बाहर निकाल लूंगी, तो यहाँ पर k और k बाहर आ जाएगा, तो ये k और k कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको फिर से सेम ही फॉर्मूला देखने मिलेगा। तो इसके लिए हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है आपका स्केल और ओरिजिन अपन अगर आप चेंज करते हो तो इसका इस पर कोई अफेक्ट नहीं होता, इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन ओनली, केवल पैमाने और उत्पत्ति का परिवर्तन। अगला प्रश्न, एनोवा वॉज गिवन बाय, एनोवा द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन में हमें पता करना है कि एनोवा एनोवा ये किस साइंटिस्ट के द्वारा ये नाम दिया गया था, ये टर्म दिया गया था। तो याद रखिएगा एनोवा ये R.A. फिशर यानी रोनाल्ड फिशर इस साइंटिस्ट ने दिया था इन द ईयर 1918 में रोनाल्ड फिशर यानी R.A. फिशर इस साइंटिस्ट ने एनोवा इस टर्म को लॉन्च किया था। अब एनोवा क्या होता है, याद रखिएगा एनोवा का फुल फॉर्म होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब एनोवा किस लिए हम यूज करते हैं, तो याद रखिएगा एनोवा एक स्टैटिस्टिकल टूल होता है, एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है, जिसे हम ये टेस्ट करने के लिए देखते हैं कि दो से ज्यादा सैंपल के मीन को कंपेयर करने के लिए। ओके, जब दो से ज्यादा आपके पास सैंपल्स होंगे उनके मीन को अगर आपको कंपेयर करना है तो आप एनोवा टेस्ट यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इसका यूज करोगे।
और याद रखिएगा एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एनोवा पर। सो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इस टेस्ट का हम यूज सिर्फ और सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि हमको ये देखना होता है कि ये कंपेयर करना होता है कि 2 से ज्यादा जो सैंपल्स है उनके मीन को कंपेयर करने के लिए। आपके पास अगर 2 से ज्यादा सैंपल्स ले लिया आपने, उस पर आपने स्टडी परफॉर्म किया, उससे जो आपको मीन मिल रहे हैं आपको उसको कंपेयर करना है। सो कंपेयर करने के लिए आप एनोवा टेस्ट का यूज करोगे। अगर जब आपके पास सिर्फ 2 ही सैंपल होते हैं तो उस केस में आप या तो टी टेस्ट का यूज करोगे या तो जी टेस्ट का यूज करते हो। अब आपके पास 2 से ज्यादा सैंपल के मीन है, यानी 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, तो उस केस में आप एनोवा का यूज करोगे। सो एनोवा को हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ टी एंड जी टेस्ट, यानी टी और जी टेस्ट में भी हम सेम इसी तरीके से करते हैं। टी और जी टेस्ट में हम 2 सैंपल के मीन को कंपेयर करते हैं और उसी का एक्सटेंशन एनोवा को कहते हैं, यानी सेम करते हैं लेकिन यहाँ पर उसका एक्सटेंशन है इसमें, जिसमें हम टी और जी टेस्ट में जो नहीं कर पाते, यानी 2 से ज्यादा मीन को कंपेयर नहीं कर पाते, यही हम एनोवा में करते हैं कि 2 से ज्यादा सैंपल के मीन को कंपेयर करने के लिए हम एनोवा इस टेस्ट का यूज करते हैं। और याद रखिएगा एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एनोवा ये किस टेस्ट का एक्सटेंशन होता है। सो एनोवा ये टी एंड जी टेस्ट, ये दोनों भी टेस्ट का एक्सटेंशन होता है। और एनोवा वाज गिवन बाय R.A. फिशर यानी रोनाल्ड फिशर इन द ईयर 1918। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, R.A. फिशर। एंड आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।